वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 9वीं के गणित विषय के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और आप रियल पेपर के भरोसे मत रहिए। कुछ स्टूडेंट हैं जो रियल पेपर के भरोसे रहते हैं, तो रियल पेपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको अपनी तैयारी करनी है। इसमें जो भी समझाए जा रहे हैं क्वेश्चन, इन्हें अच्छे से समझ लेना है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प चुनकर लिखना है। 1 अंक के क्वेश्चन जो आते हैं आपके सही विकल्प में खाली स्थान में, उनको बताया जा रहा है इसमें। पहला है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न रूप के रूप में होगा। तो इस तरीके का यदि प्रश्न आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि छायांकित भाग कितने डिब्बों में बना हुआ है, 2 डिब्बों में। तो 2 अंश में लिख देना है, बटे कुल कितने डिब्बे हैं, देख लीजिए कुल 6 डिब्बे हैं, तो 2/6 इसका सही आंसर है। पर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2/6 नहीं दिया गया आंसर, तो इसको आप काट दीजिए 2 से। 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 आ जाएगा। 1/3 और 2/6 ये तुल्य भिन्न है, इसलिए 1/3 भी सही आंसर है। 1/3 कहाँ पे दिया हुआ है, ब नंबर पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यदि छायांकित भाग की भिन्न के रूप में लिखने को आता है तो आपको याद रखना है कि जितने कॉलम पे, जितने डब्बों पे रंग भरा होगा वो अंश पे रहेगा, और जितने कुल डिब्बे रहेंगे वो बट्टे में रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 डिब्बे बना लिए और एक में छायांकित कर दिए, तो ये 1/2 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 4/5 का भाग लगाना है 8/10 से, तो इसका मान क्या होगा, तो इसको समझिए ध्यान से। जब भी भाग का जहाँ पे चिन्ह रहेगा उसको गुणे में बदलेंगे, तो उसके बाद जो लिखा हुआ है जैसे 8/10 है, तो इसका अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा। 4/5 यही रहेगा, भाग के स्थान पे हमने क्या किया, गुणा लगा दिया, तो 8/10 क्या बन जाएगा, 10/8 बन जाएगा। अब देखिए कितना आ गया आंसर, अंश का अंश से गुणा करेंगे तो 10 चौको 40 और 8 पंचे 40, 40/40 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर पे 1 दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो गया। तीसरा है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, याद रखना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, और यदि त्रिभुज का आता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, आपको याद रखना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, त्रिभुज का 180। अगला है, किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो इसको समझिए, किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा। समबाहु त्रिभुज क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए तीनों भुजाएं यदि बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो 180 कुल होता है, तो 180 में 3 का भाग लगा के चेक कर लीजिए कि 60 डिग्री आता है। तो तीनों कोण समबाहु त्रिभुज के कितने होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं। तो अ नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल क्षेत्रफल होता है 2πr+h। आपको याद रखना है जितने भी फार्मूले हैं। वक्र पृष्ठ होता है 2πrh और कुल पृष्ठ यहाँ पे आया हुआ है, तो 2πr+h हो जाएगा। अगला देखिए, 2x बराबर 12 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए कितना आसान है, 2x बराबर 12 दिया है तो 2 को ले जाएंगे बटे में, और तो कुछ है नहीं प्लस माइनस में, तो गुणे में है x के तो बटे में जाएगा, तो 12/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 छक्का 12। तो यहाँ पे आंसर कितना है, द नंबर पे 6। तो आपके जो सही विकल्प थे, इसी तरीके के पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। अभ्यंतर और बहिर्भाग क्या होता है समझ लीजिए। वृत्त है तो वृत्त के जितने भी अंदर रहेगा ये भाग, ये अभ्यंतर कहलाता है। तो इसके अंदर केंद्र कहाँ पे होता है, केंद्र है बीच पे यहाँ पे, तो ये क्या है, अभ्यंतर पे स्थित है। बहिर्भाग पे क्या होता है, ये जो पूरे जैसे कोई बाह्य बिंदु है वो बाहर होगा, तो अभ्यंतर में होगा, याद रखना है। वृत्त के केंद्र पे, अभ्यंतर पे स्थित है केंद्र। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। आपको याद रखना है, आधार गुणे ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। वर्ग चिन्ह है ऊपर सीमा प्लस निम्न सीमा। जैसे आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है तो L1 पहले निम्न सीमा हुई और L2/2 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन दिया हुआ है। अगला है, 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 का योग क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। रूट यहाँ पे देखेंगे √2 है, तो √2 और कहाँ पे है, ये है √2, तो यहाँ पे 2√2 है और एक और √2 मिला के 3√2 हो गया, जोड़ रहे हैं तो। और यहाँ पे देखते हैं कि ये 5√3 है और ये 3√3 माइनस हो जाएगा तो 2√3 बचेगा। तो देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, 3√2 + 2√3, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, पहले नंबर पे जो दिया हुआ है। अगला है, बहुपद दिया है
4x² माइनस 3x प्लस 7, इसमें गुणांक ज्ञात करना है x² का। देखिए गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 7 दिया है, गुणांक किसका है, ये x² का। देखिए x² पहले ढूंढ लिए कहाँ पे है, ये है x²। तो x² के गुणा में क्या हो, 4, तो इसका गुणांक 4 हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बहुपद है x² माइनस 3x प्लस 2, इसमें गुणांक बताना है यक्स का गुणांक, किसका गुणांक, यक्स का। तो ये अब यक्स नहीं है, ये यक्स कहलाएगा। तो इसके गुणा में क्या है, देखिए -3 है, तो इसका -3 हो जाएगा। तो गुणांक जिसका भी पूछेगा उसको पहले देख लेना है, और उसके गुणा में जो रहेगा वो उसका गुणांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, √2 एक परिमेय है कि अपरिमेय, ये बताना है। तो √2 हो गई, √3 हो गई, ये सब अपरिमेय संख्या हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो अपरिमेय संख्याएं हो गई, याद रखना है। √4 यदि मिलता है तो इसका मान तो 2 हो जाएगा, तो फिर वो परिमेय हो जाएगा। तो परिमेय और परिमेय याद रखना है। त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। देखिए क्या है, एक त्रिभुज है, यदि उसकी जो मध्यिका होगी बीच से ऐसे, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इस वाले त्रिभुज का और इस क्षेत्रफल का बराबर होगा, यानी दो भागों में बराबर बांटती है। प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी बनाना है, 2 कॉलम दिए हैं, इनको मैच कराना है सही उत्तर से। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। ये ब्रिज कोर्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही आसान है। 42.64 दिया है, देखिए 42.64 दिया है, इसमें आपको ऐड करना है 0.36, तब भी दशमलव का जोड़ लगाइए आप। तो जहाँ पे दशमलव है उसी के नीचे दशमलव रखना है। अंक उसके आगे जैसे है तो पहला अंक लिख देंगे, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा ऐसे लिखेंगे, और इधर भी ऐसे ही इकाई से ही स्टार्ट करेंगे। तो 42 इधर से जोड़ेंगे तो 6 4 10 की शून्य हासिल 1, 6 3 9 1 10 की शून्य हासिल 1, तो और ये 2 1 3 हो जाएगा। तो देखिए 43.00 आ रहे हैं, 00, तो केवल इसको 43 माना जा सकता है। तो देखिए 43 दिया हुआ है पहले ख नंबर पे, तो इसका सही आंसर है 0.04 है, 0.04 है। अब देखिए इसका भाग लगेगा 10 से, तो देखिए 10 में एक जीरो है, तो एक जीरो क्या हो जाएगा, और लग जाएगा दशमलव के बाद। यहाँ पे जैसे जब नीचे का दशमलव हटेगा तो ये 0.004 हो जाएगा। तो कहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं, गुणा होता है दशमलव इधर जाता है, और यदि भाग लगता है तो एक जीरो और आ जाता है दशमलव के बाद, याद रखना है। तो ये इसका सही आंसर हो गया। -18.25 दिया हुआ है, तो देखिए सीधा सीधा इसमें माइनस कहीं पे नहीं लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि माइनस वाला ही होगा, लेकिन इसको समझ लीजिए क्या हुआ इसमें। 18 में 25 का भाग लगा, माइनस तो पहले लग जाएगा, और 18 में 25 का भाग लगाएंगे तो एक बार भी नहीं जा रहा है, तो 0 करेंगे तो ये 180 बन जाएगा। फिर 25 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 175, और बचेगा 5 घटाने पर दशमलव लगा हुआ इसलिए 50 बन जाएगा। ये 25 दूनी 50, तो 0.72 इसीलिए आया हुआ है, और माइनस में, तो आप आसानी से भाग लगा के देख सकते हैं। अगला दिया है 1/4 का गुणा करना है 416 से, 1/4 गुणे 416। तो देखिए 416 के बटे में 1 है, सिंपल करेंगे, अंश का अंश से गुणा हो जाएगा, 416 1 कम 416, और बटे में 4 1 कम 4 है। अब भाग लगाइए तो 4 1 कम 4, अब 2 अंक नहीं ले सकते, 0 लगाएंगे, फिर 2 अंक लेंगे, तो 4 चौको 16, तो 104 आ रहा है। कहाँ पे दिया हुआ है, ग नंबर पे दिया हुआ है, तो इसका सही हो जाएगा 104। 1/2 और 1/2, देखिए 1/2 आधा होता है, और 1/2 वो भी आधा होता है, तो आधा और आधा मिलाकर पूरा 1 हो जाएगा। लेकिन हल करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये हर बार आता है भिन्नों का जोड़, तो इसको क्या करते हैं समझिए, 1/2 और 1/2। सबसे पहले हर का लघुत्तम लीजिए, कोई भी यदि भिन्न का जोड़ आता है तो हर का लघुत्तम 2 और 2 का 2 ही आएगा। फिर 2 में 2 का भाग, जो भी लघुत्तम आया हुआ है पहले वाले हर से भाग लगाना है, 2 में 2 का भाग 1 बचेगा, और 1 का अंश से गुणा करना पहले बारे में, तो 1 हो जाएगा। इधर भी यही करेंगे, 2 में 2 का भाग लगाएंगे, अब दूसरे हर से भाग लगाएंगे जो लघुत्तम आया हुआ है, तो 1 आएगा, और 1 का 1 से गुणा 1, तो अब जोड़ देंगे, 2/2 का मान क्या होगा, 1 होगा, इसलिए इसका मान 1 हो गया। तो हर का लघुत्तम, फिर हर से भाग, और जो आएगा अंश से गुणा। आखिरी बचा हुआ 0.3 का गुणा करेंगे 0.8 से, सिंपल गुणा कर लीजिए, 3 8 24 हो जाएगा, 2 अंक हो गए, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आपकी सही जोड़ी भी हो गई। यदि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे, इनको अच्छे से समझना है, पेपर के भरोसे नहीं रहना है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में सत्य असत्य बताना है। पहला प्रश्न है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो दो चर वाला कोई भी यदि समीकरण हो, मान लीजिए x + y = 8 है, तो अब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान
क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो y का मान 6 हो जाएगा। जितने भी x के मान लेंगे तो y के मान आते जाएंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, याद रखना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये सत्य है। दूसरा है, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। हालांकि सिलेबस में प्रायिकता हट गई है, लेकिन समझ लीजिए प्रायिकता क्या होती है, कुल परिणाम जो रहेंगे बटे में आएंगे। तो सिक्के में क्या क्या आ सकता है, एक हेड आएगा या कि टेल आएगा। कुल परिणाम कितना हुए 2, तो बटे में 2 आ जाएगा। अब जिसकी प्रायिकता बोल रहा है, जिस अनुकूल घटना की प्रायिकता बोल रहा है, उसकी संख्या कितनी है। तो किसकी प्रायिकता आप ज्ञात करनी है, चित आने की। तो चित तो एक ही बार आप दिख रहा है यहाँ पे, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये भी सत्य है। तीसरा, किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है। तो असत्य है, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। 0 हो सकती है असंभव घटना की, और निश्चित घटना की 1 होती है, और इनके बीच रह सकती है। तो ये असत्य है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, असत्य हो जाएगा। चौथा है, एक घात वाले बहुपद। हर बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन 9th के, एक मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, कई बार आ चुका है, इसको हमेशा याद रखिए। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। चाहे विकल्प में आ जाए, खाली स्थान में आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो याद रखिए एक घात बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। तो ये सत्य है। वृत्त एक समतल आकृति नहीं है, तो ये असत्य है, क्योंकि वृत्त तो समतल आकृति ही है, त्रिविमी तो है नहीं। छठवां दिया हुआ है, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण होता है। तो सत्य है। बहुलक, जैसे मान लीजिए कोई आंकड़ा लिख देते हैं यहाँ पे, 1 1 2 4 1 3 1, तो देखिए यहाँ पे 1 कितने बार आया, सबसे अधिक बार आ रहा है, तो 1 इसका बहुलक हो जाएगा। तो जो सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक कहलाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। सत्य सत्य भी हो गए। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, घनाभ के आयतन का सूत्र। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया गया है, तो ये गलत है। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L गुणे B गुणे H। ये लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, L गुणे B गुणे H। पहले का हो जाएगा L गुणे B गुणे H। चाहे तो आप A गुणे B गुणे C भी लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। दूसरा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन ये नहीं लिखना है, आपको हीरोन का सूत्र लिखना है, जो होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B। याद रखना आपको, S माइनस C। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल है, हीरोन का सूत्र। संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का मान 180 होता है, तो पहला कोण दूसरे का संपूरक कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक कोण 60 का है, तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। तो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 नहीं, 90 तो पूरक होगा, संपूरक की बात कर रहा है। तो मान लीजिए एक कोण 60 है, एक कोण कितना है 60 है, तो 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 योग होना चाहिए। तो लिखने का तरीका क्या है, इसमें लिखेंगे संपूरक कोण वे कोण हैं जो एक दूसरे के योग में 180 घटाने पर प्राप्त होते हैं। या कि ये भी लिख सकते हैं कि जब दो कोणों का योग 180 होता है, साधारण भाषा में जब दो कोणों का योग 180 होता है उन्हें संपूरक कहते हैं। और दो कोणों का योग यदि 90 होता है तो उसे पूरक कहते हैं। अगला है, बिंदु दिया है -3 5, कोटि का मान बताना। तो इसको भी समझिए, भुज और कोटि। भुज होता है यक्स का निर्देशांक, और कोटि क्या होती है, वाई के निर्देशांक। तो यहाँ पे देखिए, यह पहले यक्स का लिखा रहता है, यक्स का निर्देशांक क्या है, -3। भुज यदि पूछता तो -3, लेकिन पूछ क्या रहा, कोटि। तो कोटि क्या है, 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। सर्वांग समता क्या है, सर्वांग समता क्या होती है, जब दो त्रिभुज मान लीजिए, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम कब कहलाएंगे, जब इनके तीनों कोण बराबर हों और तीनों भुजाएं बराबर हों। तो सीधा सीधा लिखेंगे, किसी आकृति एक दूसरे के ऊपर रखने पर यदि उसे पूरी तरह से ढक ले तो वो आकृति सर्वांग सम कहलाती है। क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज की सर्वांग समता तो बोला नहीं है, त्रिभुज के लिए होता तो जब त्रिभुज की आकार और माप दोनों बराबर हों, या कि तीनों कोण तीनों भुजाएं बराबर हों, तो वो सर्वांग सम कहलाते हैं। ये देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 0 0, पहले ही बताया जा चुका है। तो ये एक ऋजुकोण की माप भी दी रही। ऋजुकोण क्या हो जाएगा, 180 अंश को ही ऋजुकोण कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। संपूरक दो कोणों का योग होता है और ऋजुकोण एक ही कोण को कहते हैं। तो ये 1 अंक वाले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उसको हमने अच्छे से समझा दिया है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और पेपर के भरोसे मत रहिए। इसके आगे आपके जो 2 अंक 3 अंक वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी समझाए जाएंगे, पर इसको अच्छे से तब तक समझिए।